हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी क्लासेस में। हमने जो पिछली बार पॉलिटी के अंदर सरकार पढ़ी थी, क्योंकि हमको संविधान की शुरुआत करनी है, तो हमने जो सरकार का फर्स्ट भाग पढ़ा था या फर्स्ट भाग हमने कंप्लीट किया था। आज उसके आगे की हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं। फिर भी मैं आपको एक बार रिविजन के तौर पर थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ कि क्या हमने पढ़ा था और क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप ध्यान दो जरा सा। हमने सरकार पढ़ी थी। सरकार क्या होती है? कानून का निर्माण करने वाली। मैंने आपको बताया था कि किसी भी देश में कानून का निर्माण या कानून की जो व्यवस्था करता है वो कौन करता है? सरकार करता है। ठीक है, हमने बताया था आपको कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका क्या करती है बेटा? इधर देखो एक बार। व्यवस्थापिका किसी भी देश के कानून का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है, और कार्यपालिका क्या करती है? उस कानून को क्या करती है? लागू करती है। ठीक है, और न्यायपालिका क्या करती है? उस कानून को देखरेख करती है कि वो देश के जो नागरिक है उनके लिए न्याय सम्मत है या नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ देखा था व्यवस्थापिका जिसके 2 अंग है, संसद और विधानमंडल। संसद के फिर 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। विधानमंडल के भी 2 अंग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। और हमने देखा था कार्यपालिका जो नाम मात्र की और वास्तविक होती है। तो जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है या तो वो पैतृक होगी या निर्वाचित होगी। अब हमारे भारत देश में तो पैतृक न्यायपालिका है नहीं, तो हमारे भारत देश में निर्वाचन पद्धति के आधार पर कार्यपालिका बनती है। अब आगे देखें, वास्तविक होती है, अस्थायी और स्थायी। न्यायपालिका की बात कर लें तो न्यायपालिका हमारे भारत देश में किस तरह की है? इकहरी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कोई भी मामला या मुद्दा खड़ा होता है तो सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अब इसके आगे कहानी मैंने आपको बताया था कि हम भारत में संविधान को बनाने के लिए विकास की जरूरत पड़ती है। संविधान का विकास हुआ तब जाके संविधान बना। तो संविधान का विकास करने के लिए हम चरण पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था 4 चरण बनाए थे, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एवं भारत आगमन। तो ये जो 4 चरण है और ये जो सरकार है, इन दोनों के बीच का एक क्रम और है जिसको आपको अगर बताऊंगा तभी आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और आगमन को समझ में आएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इस क्रम को समझने की कोशिश करते हैं। अब मुझे बताओ आप लोग कि अगर सरकार है, ठीक है, तो सरकार कानून बनाती है, लागू करती है और उसको सही तरीके से लगाती है कि हमको देश में कानून लगाना है। लेकिन कहाँ लगाएगी सरकार? कहाँ लगाएगी कानून? सरकार राज्य में। कहाँ लगाएगी? राज्य में। अब बोलोगे कि सर राज्य में लगाएगी, तो राज्य में लगाएगी तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? हम सब्जेक्ट पे आते हैं एक बार फिर से। हम राज्य व्यवस्था, यानी कि राज्य की व्यवस्था, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, राज्य की व्यवस्था है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। तो ये राज्य की जो व्यवस्था है इसको सरकार ने लागू किया। लेकिन राज्य होता क्या है? अब फिर प्रश्न खड़ा होगा कि हमारा राज्य क्या होता है, राज्य किसे कहेंगे या राज्य कैसे बनता है? ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, राज्य क्या होता है। तो क्या हुआ, बहुत पहले की बात है, लगभग 1933 में मोंटेवीडियो में बड़े बड़े स्कॉलर्स लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने बोला कि हम किसी भी क्षेत्र विशेष को राज्य कब कह सकते हैं। तो उन सब ने मिलकर के बड़े सम्मेलन हुआ, वहाँ पे मोंटेवीडियो में कॉन्फ्रेंस हुआ और वहाँ एक सम्मेलन हुआ। उसके तहत राज्य की परिभाषा का निर्माण किया गया कि राज्य की परिभाषा क्या हो सकती है। तो सब लोग मिले और उन्होंने कहा कि राज्य की परिभाषा तब स्थापित होगी जब किसी क्षेत्र विशेष में 4 चीजें हों। 4 चीजें कौन सी हो? पहली चीज वहां का एरिया हो, यानी कि वहां का क्या हो? क्षेत्रफल, है ना। किसी भी देश में किसी चीज का क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल होने के बाद वहां पर क्या होना चाहिए? जनसंख्या, पॉपुलेशन। ठीक है, जनसंख्या है, क्षेत्रफल है, तो वहां पे क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? सरकार। ठीक है, और चौथी चीज जो होती है वो कब होगी? जब किसी भी क्षेत्रफल में जो जनसंख्या रहती है उस जनसंख्या पर वहां की जो सरकार है वो सरकार उनके ऊपर नियम कानून कायदे बना ले। लेकिन राज्य तब तक नहीं कहलाएगी जब तक वहां की सरकार वहां की संप्रभुता ना रख ले। क्या नहीं रख रहे? सोवेरिटी है ना,
संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई भी देश की सरकार या किसी राज्य की सरकार उस क्षेत्र विशेष के आंतरिक एवं बाह्य निर्णयों को लेने का अधिकार रखती हो। ठीक है, तो कोई भी देश जब तक संप्रभु नहीं होगा तब तक हम उसको क्या नहीं कहेंगे, राज्य नहीं कहेंगे। या कोई भी क्षेत्र जब तक संप्रभु यानी कि वहां के आंतरिक और बाह्य मामलों का वो स्वयं निर्णय ना ले ले तब तक हम उसको क्या नहीं कह सकते, राज्य नहीं कह सकते। अब चार चीजों को मिलाकर हमने राज्य की परिभाषा बना दी। इस 1933 के कॉन्वेंस में ये क्लियर हो गया। तो भैया भारत हमारा राज्य है कि नहीं है? हमारे भारत का क्षेत्रफल है, यहाँ पे जनसंख्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट है और ये सोवरेन भी है यानी कि यहाँ की संप्रभुता भी है। ये अपने स्वयं के निर्णय लेता है, बाहरी और आंतरिक मामलों में स्वयं के निर्णयों को लागू भी करता है। ठीक है, तो इस चार चीजों को मिलाकर के हमने क्या बना लिया, सरकार बना ली। थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमने राज्य बना लिया, तो राज्य बनाने के लिए फिर क्या करना है, अब राज्य में व्यवस्था बनानी थी। तो व्यवस्था बनाने के लिए सरकार ने क्या किया, नियम बना लिए। अब नियम कानून बना लिए, लागू कर लिए, लेकिन अब नियम कानून बनाने के बाद जब उसको हम लागू कर रहे हैं तो राजनीति विषय के तहत लागू कर रहे हैं। किस विषय के तहत, राजनीति, क्योंकि हमको पढ़ना है संविधान। क्या पढ़ना है, संविधान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दस्तावेजों का एक ग्रुप है पूरा, उसमें संविधान लिखा हुआ है, उसको पढ़ेंगे तब जाके हमको संविधान समझ में आएगा। तो भैया राजनीति एक संविधान, राजनीति दोनों किताब के थ्रू या किसी विषय के थ्रू एक विषय है। तो ये राजनीति विषय कब बना और कैसे बना। ठीक है, हमने राज्य तो बना लिया, अब राजनीति को विषय बनाए। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर हम कि कोई भी विषय बनने से पहले वो होता है दर्शन, राजनीति दर्शन। ठीक है, तो राजनीति दर्शन कैसे हुआ, तो आप सबको एक बहुत बड़े स्कॉलर्स का नाम पता होगा, दर्शन शास्त्र का नाम पता होगा, जिसका नाम है सुकरात। ठीक है, ये सुकरात ने क्या बोला कि भैया जितने भी देश होता है, जो राज्य होता है, वहां पे नियम कानून को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए वहां पे राजनीति की जरूरत है, यानी कि सरकार की जरूरत है। सरकार क्या करेगी, व्यवस्था लागू करेगी। इन्होंने ये बात बोली, लेकिन इन्होंने किसी प्रकार का कोई ग्रंथ या कोई किताब नहीं लिखी। ठीक है, इनके शिष्य आए, इनके शिष्य का नाम पता है आप लोगों को, प्लूटो। इनके शिष्य प्लूटो। प्लूटो ने क्या किया, सुकरात की जो थोड़ी बहुत सोची समझी बातें थी और अपना थोड़ा सा दिमाग लगा करके एक किताब लिख दी। इसका नाम था द रिपब्लिक। ठीक है, द रिपब्लिक किताब लिखी। और किताब लिखी तो किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर लिखी होगी, तो उसने एक इंस्टीट्यूशन भी बनाया। उस इंस्टीट्यूट का नाम था द एकेडमी। ये एक संस्था है। ठीक है, इस संस्था में इसने किताब लिखी रिपब्लिक। इस रिपब्लिक किताब में क्या लिखा हुआ था कि सुकरात की जो कही गई बातें हैं उनको और अपनी सोच समझ को मिला करके उसने जो सरकार यानी राज्य के ऊपर जो अधिकार करने का तरीका या जो व्यवस्था करने का जो तरीका है वो उसने इसके अंदर बता दिया। लेकिन ये तो थी विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात। अब हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कब लाए, तो इनके बाद आए यहाँ से द इंस्टीट्यूट नाम की एक संस्था थी। इस संस्था से निकल कर कौन आया बाहर, अरस्तु, जिनको हम एरिस्टोटल भी कहते हैं। ठीक है, इन अरस्तु ने क्या किया कि यहाँ पर एक किताब लिखी। ठीक है, उस किताब के अंदर क्या कहा कि भैया देश की जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए सरकार को कानूनों का निर्माण करना जरूरी है। यानी कि कुल मिला के इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था पॉलिटिक्स। और तभी से अरस्तु को पॉलिटिक्स का क्या मान लिया गया, जनक मान लिया गया। ठीक है, तो अरस्तु को यहाँ पे क्या मान लिया गया, पॉलिटिक्स मान लिया गया। और इन्हीं के बाद अरस्तु के भी शिष्य हुए जिनका नाम क्या था, अलेक्जेंडर तृतीय। ठीक है, सिकंदर महान जिनको हम जानते हैं। ठीक है ना, तो ये अलेक्जेंडर तृतीय सिकंदर महान थे। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन सामने मिल सकता है डायरेक्टली कि सुकरात की कोई ग्रंथ है, नहीं है, लेकिन इनका शिष्य प्लूटो का कोई ग्रंथ है, हाँ है, द रिपब्लिक। कौन सी संस्था बनाई इन्होंने, द एकेडमी बनाई। वहां से कौन निकले, अरस्तु। अरस्तु ने क्या लिखा, हमको एक पॉलिटिक्स नाम की बुक लिखी। इसी के कारण इनको क्या मान लिया गया, जनक मान लिया गया। अब हमको पॉलिटिक्स नाम की बुक मिल गई, इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया कि पॉलिटिक्स एक किताब है, एक विषय है। क्या बना, किताब यानी विषय। अब विषय के अंदर हमको पॉलिटिक्स के अंदर हमको क्या पढ़ना है बेटा, पॉलिटी पढ़ना है।
और पॉलिटी कब पढ़ पाएंगे, जब हमने ये शुरुआत करी सरकार की। तो कुल मिला के सरकार से शुरू हुए और सरकार पर आके खत्म हो गए। अब सरकार से शुरू करके खत्म हो गए, अब आगे इस कहानी को लेकर चलें कि हमने जब पॉलिटी तक आ गए हैं तो ये सरकार ने जो नियम कानून व्यवस्थाएं लगाई है ये हमारे भारत राज्य में स्थापित हो चुकी है ना। लेकिन स्थापित होने के बाद उसका जो विकास पढ़ रहे थे हम, मैंने आपको कल बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन और स्थापना। अब हमारे चारों चरण होते हैं, तो आप टॉपिक नोट डाउन कर सकते हैं कि भारतीय संविधान का विकास। ठीक है, अब हम भारतीय संविधान के विकास की बात करेंगे। विकास की बात करेंगे तो सबसे पहला चरण हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है, भारत आगमन। तो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इतनी आसानी से तो आई नहीं होगी, तो कैसे आई होगी, तो यहाँ ध्यान दो, मैं थोड़ा सा मैप बना देता हूँ आपके लिए, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहां पर हमारा ब्रिटेन की बात करते हैं, ठीक है, और ये हमारा भारत। तो पहले क्या होता था, कई समय पहले पुराने समय में चले कि भारत में मसाले बहुत अधिक थे और यहां से 1400 की बात, लगभग 1400 पहले ब्रिटेन में मसालों के लिए कमी थी, यानी कि वहां पे नॉनवेज ज्यादा खाते थे लोग, तो उनको क्या पड़ी, मसालों की जरूरत पड़ी। और एक और बात कि भैया यहाँ पर जब स्थल मार्ग से व्यापार होता था, ठीक है, स्थल मार्ग से व्यापार होता था, पहले व्यापार करने के लिए लोग किस मार्ग से आते थे, भारत स्थल मार्ग से आते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर व्यापार करने में आसानी थी, उस समय कोई चुंगी कर या कोई अलग टैक्स नहीं लगता था। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर एक साम्राज्य खड़ा हुआ जिसको हम जानते हैं ऑटोमन साम्राज्य। अब इस ऑटोमन साम्राज्य ने क्या किया कि भारत से आने जाने वाले जो व्यापार करने वाले लोग हैं उन लोगों के ऊपर टैक्स लगाना शुरू किया, ठीक है। टैक्स कैसे लगाया, व्यापार के लिए टैक्स कैसे लगाया, जब उसके सामने वाले रास्ते से निकल रहे हैं तो वो कहता है कि हमारे राज्य में से होकर गुजर रहा रास्ता, इसलिए यहाँ से गुजरने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा या कर देना पड़ेगा। अब कर किस रूप में दिया जाता, या तो मुद्रा के रूप में दिया जाता है या कोई बेशकीमती चीजें दी जाती। तो यहाँ पर टैक्स और साथ में साथ जो माल होता उस माल के ऊपर भी कर लगाया जाता, तो उसको हम चुंगी कर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, चुंगी कर के नाम से। अब उसने क्या किया, धीरे धीरे टैक्स इतना अधिक बढ़ा दिया कि यहाँ से व्यापार करना इन लोगों के लिए हानिकारक हो गया, यानी जितने का लाभ नहीं होता उतना इनको टैक्स के रूप में पैसा देना पड़ता। आगे देखें हम यहाँ से कि यहाँ पर फिर एलिजाबेथ आई, रानी एलिजाबेथ यहाँ की क्राउन थी, ठीक है। उसने कहा कि इस तरह से अगर हम व्यापार करेंगे तो हम नुकसान में रहेंगे, तो क्यों ना कोई दूसरा मार्ग खोजा जाए। तो वहां से लगभग 1498 में एक यात्री को भेजा गया जो यहां से घूमकर कहाँ आया, ये हमारा अफ्रीका का जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, आशाओं का द्वीप बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं बेटा, आशाओं का द्वीप। ये 1491 में यहाँ पर आया, कौन आया आप लोग जानते होंगे, वास्को डी गामा व्यक्ति यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से फिर कहाँ आया, भारत के इस हिस्से में आ गया, ठीक है ना। तो भारत आया, वो किस रास्ते से आया, समुद्री मार्ग से आया। जब आया तो यहाँ से मसाले ले गया, यहाँ पर मसाले खूब होते थे तो मसाले ले गया। तो जब मसाले यहाँ से वापस ले गया और यहाँ पर जाकर के उसने 60 टाइम्स मोर, 60 गुना अधिक दामों में या उससे भी अधिक दामों में बेचना शुरू किया। जैसे जैसे वो अधिक दाम 60, 70, 80 गुना बेचने लगा तो पैसे वाला हो गया। अब यहाँ पर समस्या ये खड़ी हो गई कि जब इन लोगों को समझ में आया एलिजाबेथ को कि यहाँ से मसाले ला करके इतने अधिक दामों में बेच रहा है, तो क्यों ना हम भारत में ही एक व्यापार करना शुरू कर दे, भारत में ही अपनी कंपनी खोल दे। तो हमारा जो पहला चरण है उसकी शुरुआत अब होती है कि एलिजाबेथ के कहने पर यहाँ से
कुछ लोग भारत आए और उन्होंने कंपनी स्टार्ट कर दी। अब वो कुछ लोग में कौन लोग थे और कैसे स्टार्ट हुई कंपनी? तो पहली बात तो ये कि कंपनी बनी कहाँ होगी, ठीक है ना। तो कंपनी कहाँ बनी हमारी? ब्रिटेन में बनी। ब्रिटेन में कंपनी बनाई किसने? तो दो व्यक्ति थे। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ठीक है। दो व्यक्ति थे, पहले थे हमारे जॉन वाट, ठीक है, और दूसरे थे जॉर्ज व्हाइट। इन दो व्यक्तियों ने मिलकर के क्या किया? ब्रिटेन में कंपनी स्थापित करी। इस कंपनी का नाम क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने ब्रिटेन में स्थापित करी, ठीक है। और इन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको हम 15 साल का चार्टर देते हैं। 15 साल का चार्टर, ठीक है। 15 साल का चार्टर क्या हो गया? यानी कि हम यहाँ से कुछ लोगों को भारत भेजेंगे, वो 15 साल तक क्या करेंगे? भारत में व्यापार करेंगे। क्लियर है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 15 साल का चार्टर दिया। अब यहाँ पे कहानी आगे सुनो, मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, इसको क्लियर दिखेगा। तो पहली बात क्या हो गया? 1498 में कौन आया? वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा ने क्या किया? भारत के समुद्री मार्ग की क्या कर ली? खोज कर ली, ठीक है। फिर 1600 में ब्रिटेन में दो व्यक्ति थे, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति। पहला व्यक्ति कौन था? जॉन वाट, और दूसरा था जॉर्ज व्हाइट। इन दोनों ने मिलकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करी। कहाँ स्थापित करी? ब्रिटेन में स्थापित करी। ब्रिटेन में स्थापित करी। अब यहां से कहानी शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन की। तो 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन वाट और जॉर्ज व्हाइट के कहने पर स्थापना करने के बाद यहाँ पर एलिजाबेथ ने क्या किया? 15 वर्षों का चार्टर दे दिया। इसका मतलब अधिकार दिया। 15 वर्षों का क्या दिया? अधिकार दिया कि आप लोग भारत जाओ और जाकर के व्यापार करो। तो भारत जाएगा कौन? तो 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, है ना, भारत आगमन, ठीक है। और यहीं से हमारा पहला चरण स्टार्ट होता है, भारत के संविधान के विकास का पहला चरण। तो 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई, तो भारत आया कौन? कैप्टन हॉकिंस, एक जहाज का कप्तान था। उसको बोला जाओ, तुम जाओगे तो क्या लेकर आया वो? 1400 मनसब। मनसब मतलब छोटे छोटे समूह लेकर आया। 1400 मनसब लेकर आया। कैप्टन हॉकिंस जब यहाँ भारत आया तो यहाँ पर किसका अधिकार था? इस तरफ जहांगीर का, जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। कहां पर आया? सूरत बंदरगाह पर, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस आ गया, उसने कहा, भारत में आया जहांगीर के जब शासन चल रहा था, तो जहांगीर से उसने वार्तालाप करी, मिला और बोला कि मुझे यहाँ पे व्यापार करना है। तो जहांगीर ने बोला ठीक है, व्यापार करने के लिए मैं आपको हस्ताक्षर कर देता हूँ पत्र पर। लेकिन कैप्टन हॉकिंस ने क्या कहा कि मेरे से जो बड़े अधिकारी हैं, अब इनसे बड़े अधिकारी कौन थे? तो कैप्टन हॉकिंस ने 1615 में सर टॉमस रो को भारत बुलाया, ठीक है। तो सर टॉमस रो भारत आए। भारत में कहाँ आए? भारत में जहांगीर के दरबार में आश्रित हुए। और यहां पर उनको क्या मिला? व्यापार पत्र पर हस्ताक्षर मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जब 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आगमन हुई, तो कैप्टन हॉकिंस 1400 मनसब लेकर आए और लगभग 15 साल तक 14 साल तक वो भारत में घूमते रहे। वहां उन्होंने पता किया कि कैसे व्यापार किया जाएगा और किस तरह से व्यापार होगा। तो जहांगीर से उन्होंने व्यापार पत्र पर हस्ताक्षर करने की बात कही। तो जहांगीर ने बोला कि
कि ठीक है तुम्हारे बड़े अधिकारी को बुलाओ। तो 1615 में सर थॉमस रो आए और उन्होंने क्या कहा कि ठीक है हम व्यापार करने को तैयार हैं, आप व्यापार पत्र पर हस्ताक्षर कर दो। उधर हमको पता है कि एलिजाबेथ ने 15 वर्षों का चार्टर दे रखा था। तो आप देखो 1600 से 1608 भारत आए, 1615 में इनको व्यापार पत्र पर हस्ताक्षर मिल गया। अब ये व्यापार पत्र का जो चार्टर था ये आगे अपने आप बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि ये लोग वापस वहां गए नहीं और उस समय व्यापार करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने व्यापार करना शुरू किया तो इन्होंने सोचा कि व्यापार करने के लिए हमको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज चाहिए। वो जो बहुत महत्वपूर्ण चीज थी उसको बोलते हैं व्यापार करने के लिए कोठी। तो व्यापारिक कोठी बनाई इन्होंने, क्या बनाई? कोठी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी हमारे लिए कि भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी कब बनी? ईस्ट इंडिया कंपनी की 1615 में बनी, ठीक है ना। तो 1615 में पहली व्यापारिक कोठी बनी। कौन सी व्यापारिक कोठी बनी? पहली। कहाँ पे बनी? सूरत बंदरगाह पर, ठीक है ना। तो ये हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो उसका ये थोड़ा सा विवरण था कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, उन्होंने स्थापना करी और उन्होंने आगमन किया। अब व्यापारिक कोठी स्टार्ट कर बना दी। कोठी बनाने के बाद लगभग बहुत सालों तक, है ना, बहुत सालों तक 1757 तक वो लोग व्यापार करते रहे। 150 साल से भी ऊपर तक करीबन वो व्यापार करते रहे। और व्यापार करते करते इतना पैसा इकट्ठा हो गया तो उसको संभालने के लिए उनको क्या करना पड़ा? एक और नए बोर्ड की स्थापना करनी पड़ी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि भारत में पहली व्यापारिक कोठी किसने और कहां बनाई? सभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आप अगर सोच रहे हैं कि सर ये व्यापारिक कोठी पहली बनी तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली व्यापारिक कोठी थी, भारत में पहली व्यापारिक कोठी ये नहीं बनी। इसके पहले भी एक व्यापारिक कोठी बनी है, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये भी बहुत मोस्ट टाइमली क्वेश्चन है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और बच्चे अक्सर गलत उत्तर करके आ जाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली व्यापारिक कोठी 1615 में बनी। मैंने पूछा है भारत में, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। इसके आगे हम चलते हैं। अब यहाँ से कहानी हमारी आगे चली और जब व्यापार करना स्टार्ट हो गया तो भारत में बहुत समय के बाद एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसने इतिहास को पलट कर रख दिया, ठीक है। तो हम बात करते हैं दो महत्वपूर्ण युद्धों का। सबसे पहले आता है प्लासी का युद्ध। तेईस जून 1757 की तारीख को जब प्लासी में एक युद्ध हुआ। प्लासी कहाँ है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्लासी कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, प्लासी कहाँ है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे वर्तमान स्थिति क्या है प्लासी की, ठीक है। 23 जून 1757 को यहाँ पर युद्ध हुआ। युद्ध किसके बीच में हुआ होगा? अंग्रेजों के बीच। अंग्रेज में कौन था? अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस में कौन था बेटा? नवाब सिराज उद्दौला, ठीक है। ये कहाँ का नवाब था? ये बंगाल का नवाब था, ठीक है ना। ये बंगाल का नवाब सिराज उद्दौला और ये अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, दोनों के मध्य युद्ध हुआ और युद्ध में कौन जीता? अंग्रेज सेनापति विजय रहा, ठीक है। अर्थात क्या हो गया? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला सुपुर्द खाक हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आगे चले, प्लासी का जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, इसके थोड़े ही समय बाद एक और युद्ध हुआ जिसको हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। तारीख में कंफ्यूज मत होना, 23 जून 1757 और 23 अक्टूबर 1764 बाद में है, लेकिन डेट सेम है और समय थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो युद्ध हुआ ये कैसे हुआ? तो यहाँ का जो युद्ध है वो किसके बीच हुआ? यहाँ पे फिर अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो, ठीक है, और वर्सेस में 3 लोग थे। कौन कौन थे? 1 2 3। अब कौन कौन लोग थे यहाँ पे? मीर कासिम, अवध नवाब, शुजाउद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला ऊपर है, शुजाउद्दौला यहाँ है, ठीक है ना। और यहाँ पे आ गया हमारा शाह आलम द्वितीय, ठीक है। इन तीनों के मध्य युद्ध हुआ। ये युद्ध मात्र एक क्या था कि
कहने के नाम पे युद्ध था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ इनके जो सेनापति थे वो पहले ही इनसे मिले हुए थे अंग्रेजों से। कठपुतली मात्र रूप में ये युद्ध हुआ, और जब ये युद्ध जीत लिया गया तो कौन जीता, इसमें फिर से विजय कौन रहा, यहाँ पर हेक्टर मुंडो फिर विजय हो गया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लें, तो यहाँ पर पहले अंग्रेज थे, इधर यहाँ पर नीचे पुर्तगाली थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और काम हुआ कि एक बंगाल हमारा इधर, ये क्षेत्र, एक क्षेत्र ये और एक क्षेत्र ये सेंट्रल वाला, 1 2 3 4, ये चारों क्षेत्रों पर अंग्रेज के सेनापतियों का अधिकार हो गया। इसका मतलब देखिए हम उत्तर भारत में पूरी तरीके से किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और यहाँ पर अगर एक और चीज देखी जाए, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊं, तो यहाँ पे एक चीज और हुई थी। यहाँ पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भारत में हो चुकी थी और 1615 में जब इनकी कोठी बनी, उससे पहले भी एक छोटी सी बात हो रही है। 1608 में क्या हुआ यहाँ पर कि ब्रिटेन के राजकुमार, ठीक है, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, ठीक है ना, यहाँ पे पुर्तगाल का पहले से मुंबई टापू पर क्या था, अधिकार था। तो यहाँ पे मुंबई पुर्तगाल की राजकुमारी कौन थी, कैथलीन ब्रिगेंजा, ठीक है। और इन दोनों में क्या हो गया, प्यार हो गया, तो इन दोनों ने शादी कर ली। शादी कर ली तो बदले में मुंबई टापू किसको मिला, अंग्रेजों को मिला, ब्रिटिशों को मिला, और दहेज में मिला। और दहेज में मिलने के बाद 1661 में ये मुंबई टापू इन्होंने 1661 में शादी हुई, 1661 में शादी हुई, 1608 में भारत आगमन हुआ, 1661 में शादी हुई, और 1668 में मात्र 7 साल बाद ही क्या कर दिया इन्होंने, ये मुंबई टापू वापस ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्याज के रूप में दे दिया कि अधिकार तुम राज करो, लेकिन इसका जो भी लाभ मिलेगा वो सब हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये वहाँ की चार्ल्स द्वितीय की जो कहानी थी ये आगे तक बढ़ के रही। और इसके बाद जब हम आज बक्सर और प्लासी का युद्ध देख रहे हैं, तो बक्सर और प्लासी के युद्ध में 3 जो बड़े एरिया थे, यहाँ पर बंगाल तक का इनका शासन, बंगाल से लेकर के मुंबई तक इनका शासन फैल चुका था, ठीक है। तो अंग्रेजों ने पूरे भारत पर एक तरह से क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ये 2 बड़े निर्णायक युद्ध रहे। इसको आगे हम देखते हैं। ये हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना और आगमन हुआ। अब इसके बाद कंपनी ने क्या किया कि पैसा खूब हो गया, भारत के पास बहुत सारा पैसा, रेवेन्यू इकट्ठा हो गया। तो डेट आती है 1772 की। तो यहाँ पर एक स्थापना हुई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। किसकी स्थापना हुई, राजस्व विभाग की। क्योंकि भारत ने जितना भी व्यापार किया था भारत में ब्रिटिशों ने, उन सबका जो पैसा इकट्ठा हुआ वो एक क्षेत्र पे इकट्ठा हो गया। और यहाँ के जो अब रानी विक्टोरिया यानी कि ब्रिटिश से जो लोग थे, उन लोगों ने क्या कहा कि यहाँ पे भारत का जो पैसा है उनको वहां लाना है। तो किस रूप में लाया जाए या उसका हिसाब किताब कैसे रखा जाए, तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना करी। तो 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना करी। और हमारा चरण दूसरा स्टार्ट होता है यहाँ से, कंपनी के चार्टर एक्ट, ठीक है। तो हमारा चार्टर एक्ट कब से लगा, 1773 से लेकर के 1853 तक, ठीक है। तो दोस्तों हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। हमने आज सरकार के बाद राज्य की परिभाषा, विषय के तौर पर राजनीति कैसे बना, 2 बात, ठीक है। और कंपनी, कौन सी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना और आगमन, भारत स्थापना व भारत आगमन। भारत आगमन के बाद इसका भारत में व्यापार, ये हमने आज 4 चीज पढ़ी, ठीक है। इस 4 चीज के अलावा हमने 2 युद्ध पढ़े जिसको हम बोलते हैं प्लासी और बक्सर, ठीक है। तो आज हमने 6 चीज पढ़ी। इन 6 चीजों को आपने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा। और इसकी आगे की कहानी जो हमारी कंपनी के चार्टर एक्ट चलने वाले हैं 1773 से लेकर 1853 तक, ये हम अगले वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें हम अगले वीडियो में कंपनी के चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम 1947 तक हम चलेंगे। उसके बाद हमारा संविधान बनना शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ तक की जो कहानी थी आपने बहुत अच्छे समझी होगी, सुनी होगी। अगर इसको आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।
थैंक यू दोस्तों। और अगर आगे के वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। जो मैंने आज आपको क्वेश्चन दिए उसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू दोस्तों।